ये कहानी है बदलापुर गांव की। दिसंबर जनवरी की सर्दियों की उस शाम की, जब हवा मानो अपने साथ ठंडी बर्फ लेकर चल रही हो। गांव की गलियों में कोहरे की चादर फैल चुकी थी। कोहरे की धुंध में पास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सफेद कोहरा ही नजर आता, मानो किसी ने अपने खेत में धान की पराली जला रखी हो। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में पराली जलाना बैन है। रात का सन्नाटा और कड़कती ठंड दोनों मिलकर जैसे किसी परीक्षा की घड़ी बना रहे हों। लेकिन इस जमा देने वाली ठिठुरन के बीच एक आदमी, ढोलक सिंह, तेज तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। ढोलक सिंह अपनी बेटी चिंकी को लेकर बेचैन था। चिंकी उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। चिंकी के जन्म के साल ही दिसंबर में उसकी माता का देहांत हो गया था। इसीलिए ढोलक सिंह दिसंबर के महीने में ठंड को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। हाय चिंकी, तेरी हालत देखकर ही मेरा मन घबराता है। भगवान करे ये गरम स्वेटर तुम्हें थोड़ा आराम दे सके। हे भगवान, कितनी ठंड है आज। बिना स्वेटर के इस सर्दी में कैसे रह रही थी तू? आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ढोलक सिंह 2 गरम स्वेटर लेकर कांपते हुए अपने घर जाता है। तभी उसकी दूसरी पत्नी चिंकी की सौतेली माँ टुनटुन ढोलक सिंह को रोक लेती है और बोलती है, क्या बात है जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। और ये थैले में क्या छुपा कर लाए हैं आप? अरे भाग्यवान, कितनी जोर की ठंड पड़ रही है। और देखो, तुम्हारे पास तो गरम गरम स्वेटर है। चिंकी बेचारी बिना स्वेटर के इस ठंड में रह रही थी, इसलिए मैं उसके लिए गरम स्वेटर लेकर आया हूं। इन दिनों ठंड बहुत बढ़ गई है और अभी बारिश भी होने वाली है। अगर यही ठंड बढ़ती रही तो हमारी बेटी का क्या होगा पता नहीं। इसी दिसंबर महीने में मैंने उसकी मां को खो दिया था। उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसे गरम कपड़ा दिला पाता। बिना गरम कपड़ों के उसकी मां का देहांत हो गया। टुनटुन को ये बातें सुन के बहुत जलन हो रही थी, मानो वो अंदर ही अंदर कितना नफरत में जल रही हो। तभी टुनटुन बोलती है, आपको क्या लगता है मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मैं अपने बेटे गुड्डू से भी ज्यादा चिंकी का ध्यान रखती हूँ, ताकि चिंकी को कभी ये ना लगे कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। तभी ढोलक सिंह बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं तो यह कब बोला कि तुम उसकी सौतेली माँ हो? तुम तो हमारी बेटी को बहुत प्यार करती हो। आप इतनी ठंडी में बाहर कहाँ घूम रहे थे? अरे, मैं सेठ ढप्पू सिंह के दुकान से जल्दी ही चला आया था, लेकिन रास्ते में लुधियाना वालों की गरम कपड़ों की दुकान लगी थी, तो गरम कपड़े लेने में ही देर हो गई। और तभी वहां पे चिंकी धीरे धीरे आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या ये स्वेटर मेरे लिए है? सच में पापा, आप मेरे लिए गरम स्वेटर लेकर आए हैं? मुझे तो वैसे भी बहुत ठंड लग रही थी। मेरे पास में कोई भी गरम कपड़ा नहीं था, इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। पापा, आप हर बार मेरी ज़रूरत मेरे बिना बोले ही समझ जाते हो। मेरी बेटी, ये ले और ये भी ले। और ये देख, मैं तेरे छोटे भाई गोलू के लिए कुछ नए कपड़े और गरम जूते भी लाया हूं। तू मेरी बेटी है चिंकी, तेरी मुस्कान ही मेरी असली कमाई है। लेकिन चिंकी का वो गरम स्वेटर देखकर टुनटुन का मन अंदर ही अंदर तड़प और जलन से भर जाता है और वो अकेले में मन ही मन बोलती है, बेटी के लिए गरम स्वेटर लाए हैं। मैं भी देखती हूँ ये चिंकी इस स्वेटर को कैसे पहनती है। चिंकी ठंड से बचने के लिए गरम स्वेटर लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी टुनटुन ढोलक सिंह से कहती है, सुनिए जी, आप हाथ पैर धो लीजिए। आज मैंने आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। अरे भाग्यवान, आज सेठ जी के घर उनके पोते का जन्मदिन था। वहां बकरे का मीट बना था, तो मैं वहीं खाकर आ गया हूं। ये क्या जी, आलू के पराठे तो आपको बहुत पसंद हैं।
ऊपर से जनवरी की ठंड में गरम गरम पराठों की बात ही कुछ और होती है। ठीक है, उन्हें रख देना। मैं सुबह चाय के साथ खा लूंगा। अभी सोने जा रहा हूं। इतना कहकर ढोलक सिंह सोने चले जाते हैं। उधर रसोई में चिंकी और गोलू आते हैं। चिंकी की आंखों में भूख और उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं तुझे क्या खिलाऊं? माँ, बस थोड़ा सा आलू का परोठा ही दे दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। दिन भर काम नहीं करती, बस खाने का ही ध्यान रहता है। चिंकी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। तभी गोलू हिम्मत करके अपनी माँ से बोलता है, माँ, दीदी को दे दो ना, इतने सारे आलू के पराठे रखे हैं। सुबह भी आपने दीदी को खाना नहीं दिया था। अगर पापा को पता चला कि उनके न रहने पर आप दीदी को मारती हो, काम करवाती हो और खाना भी नहीं देती हो तो। अच्छा, अब तेरी जुबान भी बहुत चलने लगी है। अगर तूने पापा से कुछ भी कहा तो तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। नहीं माँ, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगा, बस आप मुझे पैसे दे देना। सर्दियों की ठंडी हवाओं में चिंकी गरम स्वेटर में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। लेकिन घर के भीतर कहीं टुनटुन की जलन और भड़कती नजर साफ महसूस हो रही थी। ढोलक सिंह की चिंता और टुनटुन की छिपी आग, दोनों एक ही छत के नीचे एक ऐसी कहानी गढ़ने वाले थे जो किसी के लिए भी अनुमान से बाहर थी। रात और भी सर्द हो चुकी थी। बर्फीली हवाएं छोटी खिड़कियों की दरारों से ऐसे घर में घुस रही थी जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है। एकदम शांत, वैसे ही सर्द हवाएं भीतर आ रही थी। झोपड़ी के कोने में टिमटिमाती लालटेन का पीला प्रकाश पड़ते ही टुनटुन के तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। गहरी जलन और तही दबा हुआ गुस्सा। अगली सुबह चिंकी अपने नए गरम स्वेटर को बड़े प्यार से निहार रही थी। उसके होठों पर एक हल्की संतोष भरी मुस्कान थी। उधर ढोलक सिंह तैयार होकर काम पर निकलने की तैयारी में था। तभी वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे कहाँ खो गई हो भाग्यवान, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो जी? बाहर ठंड बहुत है और इसी ठंड में इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मानो ये हड्डी हड्डी तक जमा दे। थोड़ा अपने बारे में और इस घर के बारे में भी सोच लिया करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब चाहे कितनी भी बर्फीली हवाएं चले, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा ना। ढोलक सिंह काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। बाहर हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। अंदर उसके जाते हुए कदमों की आवाज के साथ ही घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि ठंड का कहर भी हल्का लगने लगता है। चिंकी अपने स्वेटर को पहनकर पूरे घर में खुशी से घूम रही थी, मानो पापा के प्यार ने उसकी सारी ठिठुरन कम कर दी। किंतु तभी टुनटुन की आंखों में एक तीखी चमक उभरती है, ईर्ष्या की, और वो चिंकी के पास गुस्से से बढ़ती है। निकाल इसे, जल्दी से निकाल। ये क्या माँ, आप मेरा गरम स्वेटर क्यों छीन रही हो? ये तो पापा मेरे लिए लाए थे। बड़ी आई महारानी, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मेरे पति दिन भर ठंड में मेहनत करते हैं और उनके पैसों पर तू आई मौज करने वाली। तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये स्वेटर तो मैं ही पहनूंगी। इतना में चिंकी एक कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन टुनटुन वहीं पर खड़ी रही। तभी चिंकी कमरे से बाहर आती है, अपने पुराने से सूट में और गरम स्वेटर को लाके अपनी सौतेली माँ टुनटुन को दे देती है और बोलती है, माँ, पापा, आपको भी तो कुछ दिन पहले एक शाल और गरम स्वेटर लाकर दिए थे, और आपके पास तो पिछली ठंडी वाला भी है। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं?
माँ, दे दीजिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। नया ना सही तो अपना पुराना वाला ही दे दीजिए, कम से कम मैं ठंड से तो बच जाऊंगी। कोई नया पुराना नहीं मिलेगा। अरे बोझ है तू हम पर, बोझ। तेरी माँ तो मर गई और तू बच गई मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए। और हाँ, अगर जो एक शब्द भी बोला या अपने पापा से बोला कुछ भी, तो मैं ना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तेरे पापा तो दिन भर बाहर में रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ में क्या हुआ है। एक स्वेटर क्या मिल गया? तू खुद को रानी समझने लगी है। इतना सुनते ही चिंकी का चेहरा सहम गया। टुनटुन की आंखों में चिंकी के लिए नफरत की आग और भी भड़क उठी थी, और ढोलक सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में घर की ये ठंडी दीवारें जल्द ही ऐसी आग को जन्म देने वाली है जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। टुनटुन द्वारा चिंकी के लिए बोले गए तीखे शब्द अभी भी दीवारों में गूंज रहे थे। चिंकी की आंखें नम थीं, मगर उसकी आवाज में सन्नाटा था, जैसे हिम्मत ने खुद को दबा लिया हो। घर की दहलीज पर सर्द हवा ऐसा झोंका मार रही थी मानो किसी कमजोर दिल पर भारी हाथ रख दिया गया हो। लेकिन चिंकी हमेशा की तरह बिना कुछ कहे अपनी किस्मत सिर पर उठाने को तैयार थी। जा, नदी से जाकर पानी भर कर ला। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। टुनटुन की चीख पूरे आंगन में फैल गई। चिंकी रोते हुए कांपते हाथों से बाल्टी उठाती है और घर से निकल पड़ती है। पतले कपड़ों में दूर जाती हुई वो एक परछाई सी लग रही थी। सर्द हवा उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी हड्डियों तक को तोड़ देने वाला दर्द दे रही थी। फिर भी वो चुपचाप बिना कुछ कहे नदी की ओर बढ़ती चली जा रही थी। नदी के पास पहुंचते ही ठंड और तेज हो जाती है। हाथ सुन्न पड़ चुके थे, सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। फिर भी चिंकी पानी भरने लगती है, मानो उसकी मजबूरी ही उसका साहस हो। अरे इतनी ठंड में ये पतला सा कपड़ा पहन रखा है, तुम्हारे पास कोई स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं है? कैसे बताऊं धन्नो काकी को कि मेरी माँ मुझे कुछ देती ही नहीं। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरे पापा की बदनामी होगी। नहीं, मैं अपने पापा का नाम खराब भी नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो धन्नो काकी, क्या है ना कि मेरे घर पर गर्म कपड़े हैं, स्वेटर भी है, बस जल्दी जल्दी में मैं पहनना ही भूल गई। इतनी ठंड में तुम्हें कांपते देखकर दिल घबरा जाता है और तुम फिर भी भूल जाती हो। अरे ऐसी बात कोई भूलने की होती है क्या? जाओ ना, जल्दी से स्वेटर पहन लो। चिंकी बस हल्के से सिर हिला देती है। ना हाँ में, ना में, सिर्फ मजबूरी की चुप्पी। बिना कुछ कहे वो नदी से पानी भरने लगती है। हवा और ठंडी हो चुकी थी, मगर उससे कहीं ज्यादा ठंड उसके किस्मत में बसी हुई थी। पानी से भरी बाल्टी लेकर वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। चिंकी जानती थी कि आज नदी पर उसे बहुत देर हो गई है। घर पहुंचकर सर्दी कम होगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर तानों की तपिश जरूर बढ़ जाएगी, ये उसे अच्छी तरह मालूम था। चिंकी ठंड से कांपते हाथों में पानी की बाल्टी थामे जैसे तैसे आंगन में दाखिल होती है। पैर सुन्न पड़े हैं, चेहरा लाल हो चुका है और कपड़े अब भी सर्द हवा में फड़फड़ा रहे हैं। घर में कदम रखते ही टुनटुन की गहरी नजर उस पर टिक जाती है, मानो उसके लौटने का इंतजार ही किसी नए ताने को जन्म देने के लिए किया जा रहा हो। इतना वक्त लगता है पानी भरने में? कहीं तू किसी से नैन मटक्का तो नहीं करने लग गई थी? नहीं माँ, वो नदी के घाट पर भीड़ लगी हुई थी तो सबके भरने के बाद ही मैं भर पाई। ठीक है, बहुत हो गई तुम्हारी सफाई। अब जल्दी से घर के सारे कपड़े और बर्तन धो दे और झाड़ू भी लगा दे। मैं सुबह से सारे बर्तन इकट्ठे करके रखी हुई हूँ। चिंकी थकावट से लगभग बेहाल हो चुकी थी और ठंड से कांप भी रही थी, लेकिन टुनटुन की नजरों में
उसके लिए जरा सी भी दया नहीं थी, ना ही उसे थोड़ी सी भी राहत देने की जगह। माँ, अभी तो मैं नदी से पानी भर कर आई हूँ। मेरे हाथ और बदन दोनों कांप रहे हैं। ऐसी हालत में अगर मैं बर्तन और कपड़े धोने जाऊंगी तो पानी में भीगने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मुझे थोड़ी देर आग जलाकर अपने हाथ सेक लेने दो, फिर मैं थोड़ी देर बाद सब धो दूंगी। थोड़ी देर बाद क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर धोएगी? और लकड़ियां भी तेरी मरी हुई माँ ही लाएगी क्या, जो तू आग जलाकर हाथ सेकेगी? जाकर सारे बर्तन धो। टुनटुन के शब्द जहर की तरह चिंकी के दिल में उतर गए। एक क्षण के लिए उसकी सांसें थम सी गईं, मानो दिल धड़कना भूल गया हो। आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी उस पल रोना उसे और कमजोर बना देगा। चिंकी चुपचाप आंगन में बैठ जाती है और बर्तनों में हाथ डाल देती है। रात भर पानी में पड़े कपड़े धोते समय ठंड इतनी तीखी थी कि उंगलियों में सुइयों सी चुभन दौड़ गई। हर बार हाथ पानी में डालते ही शरीर सिहर उठता, मगर होठों से कोई शिकायत नहीं निकलती। वो बस चुपचाप काम में लगी रहती है। कुछ देर बाद बर्तन चमक उठते हैं, कपड़े निचुड़ जाते हैं, पर उस चमक की कीमत उसके हाथ चुकाते हैं। सुन, दर्द से भरे, जैसे अब वे उसी के ना रहे हों। काम करते करते चिंकी के हाथ कांपने लगे। अचानक उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है। अरे ये क्या तमाशा है? इतने में चिंकी बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। माँ, देखो ना, दीदी जमीन पर गिर गई। देखो ना, जाके दीदी को क्या हुआ? हट यहाँ से, ये नाटक कर रही है काम से बचने के लिए। लेकिन चिंकी न उठती है न हिलती है। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसी समय बाहर से किसी औरत की आवाज आई। वो टुनटुन की पड़ोसी फुलमती थी। अरे क्या हुआ टुनटुन, तुम्हारे घर पे सुबह से इतना शोर क्यों मचा है? कुछ नहीं फुलमती दीदी, ये चिंकी है। सुबह से यही नाटक कर रही है। देखो कैसे नाटक करके जमीन पर गिर गई है। ऐसे ही कोई नहीं गिरता, देखो इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। फुलमती तुरंत चिंकी के पास जाती है और उसकी नब्ज देखती है। अरे ये तो बुखार से जल रही है, उसका शरीर एकदम ठंडा है। ऐसा लगता है कि इसे कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं मिला। ये सब सुनकर टुनटुन चुप हो गई। टुनटुन, अगर तूने अभी इसका इलाज नहीं कराया तो हालात गंभीर हो सकता है। इतने में एक गांव वाला ढोलक सिंह के पास गया और उसे जानकारी देने लगा। गांव वाले की बात सुनकर ढोलक सिंह घर की ओर दौड़ते हुए जाने लगा। घर पहुंचते ही उसके चेहरे पर घबराहट दिखी। इसी बीच घर के दरवाजे पर भारी कदमों की आहट गूंजती है। ढोलक सिंह आ चुका था। उसकी पैनी नजर एक पल में ही सब कुछ पढ़ लेती है। चिंकी के चेहरे पर पसरी थकान और टुनटुन की आंखों में जमी चिड़चिड़ाहट। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है, मानो घर की खामोशी के भीतर कोई दबा हुआ तूफान फिर से करवट लेने लगा हो। चिंकी, चिंकी, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को क्या हुआ? ढोलक सिंह जमीन पर बैठकर चिंकी को हिलाने लगा, लेकिन चिंकी की आंखें बंद थीं और उसका शरीर बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। टुनटुन, ये सब क्या है? मेरी बेटी की ये हालत कैसे हो गई? मुझे क्या पता, काम करते करते वो गिर गई होगी। ये तो रोज का नाटक है। ये ढोलक सिंह टुनटुन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा और शक दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। नाटक? तुम्हें ये नाटक लगता है? देखो इसकी हालत, हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं और शरीर पर गर्म स्वेटर भी नहीं है। ढोलक सिंह, इसे तेज बुखार है और कई दिनों से इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। चिंकी, आंखें खोल, मैं हूं तेरा पापा। चिंकी की आंखें बंद थीं, लेकिन होठ हल्के से हिल रहे थे।
आवाज नहीं निकल रही थी। मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूं। बिना देर किए उसे गोद में उठा लेता है और डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अरे छोड़ो जी, इसे गांव की वैद्य को दिखा दो। इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया टुनटुन। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ढोलक सिंह चिंकी को लेकर घर से बाहर निकल गया। ढोलक सिंह चिंकी को लेकर घर से बाहर निकल गया। सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में सिर्फ डर और चिंता थी। ढोलक सिंह टुनटुन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है। इसे तेज बुखार है, बहुत ज्यादा कमजोरी है और शरीर में खून की भी कमी है। इसे तुरंत दवा और आराम चाहिए और सबसे जरूरी बात, इसे ठंड से बचाकर रखना होगा। डॉक्टर चिंकी को इंजेक्शन लगाता है और दवा देता है। इससे चिंकी की हालत में थोड़ा सुधार आता है। ढोलक सिंह चिंकी को लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर उसे स्वेटर पहनने को कहता है। जाओ बेटी, जाकर स्वेटर पहन लो। चिंकी गरम स्वेटर पहनकर आती है। ढोलक सिंह उसे बिस्तर पर सुला देता है और गरम रजाई से ढक देता है। देखो टुनटुन, चिंकी को बहुत तेज बुखार है। अभी उसे पूरा आराम चाहिए। उसे जगाने की कोशिश मत करना। मैं धप्पू सेठ जी के घर जा रहा हूं। वहां कोई नहीं है, इसलिए आज रात मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। मेरी गैर हाजिरी में तुम बस एक काम करना, चिंकी का पूरा ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं चिंकी का पूरा ध्यान रखूंगी। ढोलक सिंह के जाते ही टुनटुन का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो धीमे कदमों से चिंकी के पास जाती है और उसकी आंखों में भरा गुस्सा शब्दों के रूप में बाहर आने लगता है। देखो महारानी, स्वेटर के लिए इतना नाटक कर रही थी। तेरी वजह से मुझे मेरे पति से डांट सुननी पड़ी। अभी रुक, तुझे बताती हूँ। चिंकी डरी सहमी अपनी माँ की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। चल अब उठ, जंगल से लकड़ियां काट कर ले आ। शाम का खाना बनाना है और घर में अभी एक भी लकड़ी नहीं है। माँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं जंगल जाऊंगी तो और भी खराब हो जाएगी। तुम जा रही हो या नहीं? और हाँ, ये स्वेटर निकाल कर जाना। चिंकी चुपचाप बिना स्वेटर के, आंखों में आंसू लिए, ठंडी हवाओं में जंगल की ओर जाने लगी। हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी, ऊपर से कोहरा भी इतना ज्यादा था कि मानो दिन को रात बना दिया हो और सूरज तो निकलना ही भूल गया हो। वो जंगल जाकर सूखी लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काटती है। आज मुझे इतना तेज बुखार है और जो स्वेटर पापा ने दिया था मम्मी ने फिर से ले लिया। जब पापा घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। चिंकी घर पहुंची, लकड़ियों का गट्ठा रखकर टुनटुन से बोली, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा खाकर दवा ले सकूं और फिर सो जाऊं।
आज तो तेरे पापा भी नहीं आने वाले हैं। मैं तुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देने वाली हूँ। और हाँ, आज तू घर के बाहर ही रहेगी। मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। चिंकी की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए बोलती थी, नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं बाहर कैसे रहूंगी? इतनी ठंडी है बाहर, और आज लगता है कि बारिश भी होगी। माँ, मुझे बुखार है, और अगर मैं आज बाहर रही तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रात भर इतनी तेज बारिश हुई कि बाहर हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ठंडी हवाएं और बारिश का पानी चिंकी के शरीर को हिला रही थी। वो कांपती हुई अपने पापा को याद करती है। पापा, काश आज आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। देखो, मम्मी ने मेरी क्या हालत कर दी है। मेरा शरीर बुखार से तप रहा है। लगता है जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उधर ढोलक सिंह का शरीर तो सेठ धप्पू सिंह के घर पर था, लेकिन उसकी आत्मा अपने ही घर पर थी। वो नींद से बेखबर चिंकी की चिंता में डूबा हुआ था। हे भगवान, आज इतने जोर जोर से बादल गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। पता नहीं मेरी बेटी चिंकी की तबीयत कैसी होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। रात भर चिंकी बारिश में भीगती रही। उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई थी। ठंडी हवाएं और गीले कपड़े उसकी हड्डियों तक जकड़ रहे थे। जब सुबह हुई, टुनटुन घर के बाहर आई और देखा कि चिंकी का शरीर ठंड और बुखार की वजह से नीला पड़ चुका था। अरे, इसे क्या हो गया? इसका शरीर तो नीला पड़ गया है। कहीं ये मर तो नहीं गई? अब इसके पापा आएंगे तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। टुनटुन जल्दी जल्दी चिंकी के पास जाकर उसे गर्म कपड़े पहनाती है और सुला देती है। अरे, मेरी चिंकी को क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे। तभी ढोलक सिंह घर लौटता है। बाहर भीड़ देखकर घबरा जाता है। अरे, मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ढोलक सिंह भागता हुआ अपनी बेटी चिंकी के पास आता है और रोने लगता है। चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी। लगता है ये लड़की ठंड की वजह से मर गई है। इसी कारण इसका शरीर नीला पड़ गया है। मैंने इसे नदी के किनारे देखा था। कड़ाके की ठंड में बिना गर्म स्वेटर के ठिठुरती हुई खड़ी थी। दांत आपस में बज रहे थे। आंखों में बेबसी और चेहरे पर चुपचाप सहने की आदत जमी हुई। उस पल उसे देखकर दिल अनजाने ही भर आया था। ढोलक सिंह समझ गया कि टुनटुन ने सारी रात चिंकी के साथ बुरा व्यवहार किया। ये सब क्या है टुनटुन? मैं जब घर पर नहीं था तब तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं जी, ये झूठ है। मैंने अपनी बेटी से प्यार किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा, आप देखिए, मम्मी ने दीदी से स्वेटर छीन लिया और खाना भी नहीं दिया। पूरी रात बाहर रहने दिया। मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। मैं पुलिस बुलाऊंगा। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। टुनटुन को गिरफ्तार किया गया। गांव वाले भी उसके कर्मों से चकित थे। और इस तरह बदलापुर गांव की ये सर्द रात अपने साथ एक सबक छोड़ गई कि सच्चा प्यार और देखभाल हर मुश्किल को पार कर सकता है और गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। टुनटुन की कहानी याद दिलाती है कि ईर्ष्या और कठोरता किसी को भी उजागर कर सकती है। यही है बदलापुर की ये कहानी, ठंडी हवाओं में भी एक गर्म संदेश देने वाली।